आज का जो हमारा लेक्चर है ये सबसे पहले तो आप किताब समझिए कौन सी चल रही है आपकी किताब। डियर बीपीएससी 133 अपन रोज इसी टाइम पर पढ़ते हैं। बीपीएससी 133 इसमें मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है ये देखो। सबसे पहले तो ब्लॉक नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। किताब अपने सामने रखो। ब्लॉक नंबर 2 में जो चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 4 ये कंप्लीट करवाया अब तक। और ब्लॉक नंबर ब्लॉक नंबर 4 जिसमें 3 चैप्टर है, 7, 8, 9, ये तीनों कंप्लीट करवाए हैं। इनके नोट्स भी आपको लिखवाए थे। अब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक नंबर 3 में यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, पांचवा कंप्लीट हो चुका है अपना। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है डियर, इसका नाम था संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था। ठीक है, इसके नोट्स भी मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए थे। अब चैप्टर नंबर 6 को समझते हैं। यहां से भी एक सवाल जरूर बनेगा एग्जाम में, तो हमें ध्यान से समझते हुए चले जाना है। चैप्टर नंबर अपन पढ़ेंगे आज 6। इसको भी मैं आज आपको संघीय व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसकी इंडेक्स समझो आप। सबसे पहले इंडेक्स में क्या क्या अपने को पढ़ना है। एक तो संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, फिर इसकी विशेषताएं, और फिर एकात्मक व्यवस्था, इसकी विशेषताएं, और फिर दोनों के बीच में अंतर। सवाल कहां से बन सकता है? एक तो 20 नंबर का यहां से बनेगा, संघवाद से आप क्या समझते हैं, संघवाद की विशेषता बताएं। फिर बनेगा एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। तीसरा सवाल यहां से बनेगा, संघीय और एकात्मक व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। 3 सवाल यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे आज संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अब देखो, समझ से चले जाना। संघीय व्यवस्था का अर्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, जैसे आपने अक्सर अपनी डेली लाइफ में कई बार सुना होगा मजदूर संघ, छात्र संघ। तो संघ का मतलब क्या होता है कि कई सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भारत के संबंध में जैसे इन जनरल समझते हैं, सामान्य रूप में समझते हैं संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो, जो राष्ट्रीय सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार मतलब केंद्र के स्तर पर। भारत में जो सरकार है केंद्र के स्तर पर, ठीक है, दिल्ली की सरकार, एवं क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर। देखो, राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार को कहीं पर राज्य सरकार भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर अपन प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच रिलेशंस के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग का नाम है एकल एकल व्यवस्था, और दूसरे भाग का नाम है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, एकल व्यवस्था को यूनिटरी सिस्टम भी कहते हैं अपन, यूनिटरी सिस्टम। और संघीय व्यवस्था जहां पर संघ का एक निर्माण होगा, ठीक है, फेडरल सिस्टम का। तो वापस से सुनो, राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में बांटा जाता है, एकल सरकार एवं संघीय सरकार। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके जो नोट्स रहेंगे मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप समझते जाएं सिर्फ। तो संघीय सरकार, इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं संघीय सरकार, इसका मतलब क्या होता है। संघीय सरकार का मतलब अपन समझते हैं। ठीक है, तो संघीय सरकार वह सरकार है जिसमें जितनी शक्तियां रहती हैं, जितनी भी शक्तियां और जितने भी
कार्य रहते हैं, संविधान के द्वारा वो सारी शक्तियां और सभी कार्य किसके बीच में विभाजित किए जाते हैं, किसके बीच में बांटे जाती हैं सारी शक्तियां और कार्य? केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में, केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के बीच में सारी शक्तियां और कार्य बांटे जाते हैं संघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में। समझ गए? अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो आप, संघीय सरकार पूरी दुनिया में कहां कहां पर है। एक तो हमारे देश भारत का ही नाम आ जाएगा इसमें, उदाहरण समझे अपन, एग्जाम्पल कि फेडरल सिस्टम पूरी दुनिया में कहां कहां पर स्थित है। ठीक है, तो एक तो भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रसिया, ब्राजील और अर्जेंटीना। इन देशों में किस प्रकार का अरेंजमेंट है? फेडरल सिस्टम है यहां पर। मतलब यहां पर राष्ट्र के स्तर पर भी आपको सरकार मिलेगी केंद्र में, और प्रांतों या फिर राज्यों के स्तर पर भी सरकार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे समझते हैं। ये तो समझ लिया संघीय व्यवस्था के बारे में, इसकी परिभाषा समझ ली अपन ने। अब बच गए यहां पर एकल सरकार, एकल व्यवस्था के बारे में। इसको एकात्मक व्यवस्था भी कह सकते हो आप, ये समझते हैं अपन। तो एकात्मक सरकार वह सरकार है जिसमें जितनी भी जो शक्तियां रहती हैं और जितने भी कार्य रहते हैं वो किसके पास में होते हैं? केंद्र के पास में। सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास में सारी शक्तियां और कार्य होती है, जबकि संघीय व्यवस्था में सारी शक्तियां और सारे कार्य किसके पास में होते हैं? बटे हुए होते हैं, केंद्र और क्षेत्र के स्तर पर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें अपन, यूनिटरी सिस्टम, एकल सरकार या एकल व्यवस्था दुनिया के किन किन देशों में लागू है फिलहाल? तो इसके भी एग्जाम्पल है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन। इन देशों में जो सरकार है वो एकल व्यवस्था के रूप में पाई जाती है। मतलब सारी शक्तियां और कार्य किसके पास में होते हैं? सिर्फ केंद्र के पास में। ठीक है, ये आपने समझा। आई होप यहां तक तो सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखो जो संघ, अब देखो संघ शासन को दो भागों में बांटा जाता है। आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चर्चा को। संघ शासन को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। संघ शासन को दो भागों में बांटा जाता है। अपन संघात्मक व्यवस्था को देख रहे हैं, यानी संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम को अपन समझ रहे हैं। आज के लेक्चर में इसको समझेंगे। अब देखो इसी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, संघ शासन को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो एकीकरण, ध्यान से समझते चले जाना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ अपन रट रहे हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए। एकीकरण और विभेदीकरण, एकीकरण और विभेदीकरण दो भागों में बांटा जाता है संघ के शासन को। एकीकरण को आप डियर इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, और विभेदीकरण को आप क्या कह सकते हैं? डिसइंटीग्रेशन। अब इसका मतलब भी समझते हैं यहां पर, एकीकरण और विभेदीकरण का क्या मतलब है। ठीक है, संघीय व्यवस्था को मैंने क्या कहा है? संघीय व्यवस्था को भी दो भागों में बांटा जाता है, एकीकरण और विभेदीकरण। अब देखते हैं एकीकरण, मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। अब एकीकरण का डेफिनेशन समझो आप, कि दुनिया में जिन देशों में सैनिक कमजोरी, जिन देशों में सैनिक कमजोरी या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक मजबूत संघ का। ठीक है, इसका मतलब ये है
तो देखो वापस से समझो, संघीय व्यवस्था को दो भागों में बांटा, एकीकरण और विभेदीकरण। एकीकरण का मतलब मैं समझा रहा हूं, जिन भी देशों में सैनिक कमजोरी, मतलब वहां पर सैनिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं पाई जाती है और उनकी जो इकोनॉमी है, उनके जो आर्थिक हालात है वो इतने बेहतर नहीं होते हैं, वहां पर अलग अलग राज्य मिलकर मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ। देखो संयुक्त राज्य संघ अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये छोटे छोटे राज्य थे पहले, ये छोटे छोटे राज्य थे। इन्होंने मिलकर क्या किया कि यार हमारे पास में सैनिक व्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है, मिलिट्री इतनी अच्छी नहीं है, और हम एकल इकाई के रूप में हम एकल इकाई के रूप में तो बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर एक साथ मिल जाएंगे तो हमारी शक्ति वो बढ़ जाएगी और हम एक मजबूत संघ का निर्माण कर सकते हैं। तो अमेरिका का निर्माण छोटे छोटे राज्य मिलकर किया है। अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ? छोटे छोटे राज्य मिल गए आपस में और एक अमेरिका का संयुक्त राज्य संघ का, देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब सारे राज्य इकट्ठा हुए एक जगह और अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करते हैं। यह मतलब है एकीकरण का, एक हो जाना, ठीक है, मिलकर एक हो जाना। विभेदीकरण का क्या मतलब है डियर? विभेदीकरण का मतलब है एक एकीकृत राज्य। विभेदीकरण का मतलब है एक एकीकृत राज्य, एकीकृत राज्य संघ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? संघ में। इसका मतलब क्या है? देखो जब भारत आजाद हुआ था तब भारत में तकरीबन 550 550 से ज्यादा रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में सारी रियासतों को मिलाया गया, ठीक है, सारे राज्यों को मिलाया गया। हालांकि पहले से देश उपस्थित था लेकिन वो रियासत में बटा हुआ था। पहले से देश उपस्थित था एक, ठीक है, लेकिन उनको एक जगह मिलाया गया। तो भारत में आप कह सकते हो कि विभेदीकरण की प्रक्रिया के पश्चात एक संघ का निर्माण हुआ है। समझे आप? अमेरिका में छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण किया जिस संघ का नाम कहलाया संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि भारत में अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राज्य थे, उनको एक किया गया। देश तो पहले से उपस्थित था लेकिन उसको एक मजबूत संघ के रूप में बनाया गया। इसका नाम है, इस प्रक्रिया का या इस शासन का नाम कहलाता है विभेदीकरण, जहां पर देश पहले से ही उपस्थित रहता है। तो एक बड़ा एकीकृत राज्य जब संघ में बदल जाता है और जहां पर राज्यों को क्या मिलता है? स्वायत्तता। स्वायत्तता, स्वायत्तता को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? ऑटोनोमी। मतलब राज्य स्वतंत्र होंगे, ठीक है, राज्य स्वतंत्र होंगे मतलब अपने कानून बना सकते हैं, वो अपने टैक्स किस हिसाब से जनता पर लगाएंगे वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं राज्य। समझे? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि दुनिया में, चलो बताओ, दुनिया में पहला और सबसे प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला, देखो अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, भारत में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन दोनों के रूप और प्रकार अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला संघीय शक्ति वाला जो राज्य है कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ध्यान रखना। अब देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम नहीं बनाया गया है। भारत में क्या अपनाया गया है? संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था, शासन की संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। भारत के पास में एक और ऑप्शन मौजूद था कि वो एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम को भी अपना सकता था, लेकिन उसने संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया? इसके पीछे दोस्त दो कारण हैं, ठीक है। एक तो भारत का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। भारत का जो आकार बहुत बड़ा है, यहाँ पर भौगोलिक विशेषताएं, हर 10 किलोमीटर के बाद में
लगभग जमीन और पानी दोनों ही चेंज हो जाते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृतियां अलग अलग है। तो पहली बात है, इनका आकार, देश का आकार बहुत बड़ा था। और दूसरा कारण है कि भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण, ठीक है। जैसे कि आप पूर्व भारत में चल जाओ, ठीक है, वहां पर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन राज्यों की जो सांस्कृतिक विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो अलग है। राजस्थान के लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके के बोलते हैं, खाना अलग है। जबकि पूर्व भारत की, ईस्ट इंडिया की, ठीक है, जो लोग हैं उनके कल्चर अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग है। तो भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक की विविधता होने के कारण संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है, ताकि ताकि हर एक राज्य को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार हो, उस संस्कृति को वो लोग आगे ले जा सके, उसका संरक्षण कर सके, ठीक है। तो भारत में जब संविधान बन रहा था, पहली बात है, जिन्होंने भी संविधान बनाया ना भारत का, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल भारत की सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता में और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी, ठीक है। इसके पीछे एक कारण था कि जो संविधान जब बन रहा था, तब बनाते टाइम संविधान बनाने वालों ने सोचा कि अगर राज्यों को मान लो ऑटोनॉमी नहीं देंगे, उनको स्वतंत्रता नहीं देंगे, तो विरोध कर सकते हैं, वहां की जनता रोड पे आके विद्रोह प्रदर्शन कर सकती है, और भारत का जो राष्ट्रीय एकता है इसमें भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो भारत में ध्यान रखना, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। कल को पंजाब या राजस्थान ऐसा नहीं कह सकता कि हम तो अलग देश बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। अगर आप प्रस्तावना में देखोगे, भारत की जो उद्देशिका है भारतीय संविधान की, जिसको आप प्रस्तावना भी कहते हो या इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हो, उसमें क्या लिखा है? इंडिया इज यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब भारत भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका क्या मतलब है कि कोई एक समझौता नहीं किया है केंद्र ने या फिर भारत ने राज्यों के साथ में कि आज तो हमारे साथ में आ जाओ आप, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आज आप हमारे साथ में आ जाओ, कल को आप अलग भी हो सकते हो। इस प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया गया है। तो भारत में ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था में किसी भी एक स्टेट को भारत से अलग होने का राइट, अलग होने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। ये सब आप लिख के आ सकते हो। उसके परिचय में जो भी आपका सवाल रहेगा, सवाल किस तरह से आएगा? संघवाद को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं के बारे में बताएं। और क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो आप? परिचय में काफी कुछ है लिखने के लिए, ठीक है, काफी कुछ है लिखने के लिए। जैसे संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें पहला शब्द आ जाता है संघीय। इसका क्या मतलब है संघीय? पहले तो आप ये समझो, ये जो संघीय शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का जो फेडरलिज्म है उसका हिंदी अनुवाद क्या है? संघीय, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। अब ये फेडरलिज्म शब्द है, ये एक्चुअली लेटिन भाषा के लेटिन भाषा के फोइडस शब्द से आया है। फोइडस शब्द से आया है। लेटिन भाषा का एक शब्द है फोइडस, उससे उससे लिया गया है फेडरलिज्म, ठीक है। और फेडरलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? संघीय शब्द, संघीय शब्द। यहां तक सबको क्लियर हुआ है? ठीक है। अब इस फोइडस का क्या अर्थ होता है? इस फोइडस का अर्थ क्या होता है? इस फोइडस का अर्थ होता है डियर संधि या समझौता, संधि या फिर समझौता। भारत के केस में आप ध्यान रखेंगे कि भारत ने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया राज्य से। मतलब राज्य राज्य
कल को आकर नहीं कह सकते कि हम तो एक अलग ही देश बनाएंगे। तो भारत में संघीय व्यवस्था, अगर आपसे कोई पूछे भारत में जो संघीय व्यवस्था है ये कौन से अधिनियम से ली गई है, आप ध्यान रखना, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 से ये व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है, अब देखो, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहां पर आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में, ध्यान रखें एक और इंपॉर्टेंट बात, परिचय में लिख के आ सकते हैं, अगर लिख के आएंगे तो बेहतर रहेगा। भारत के संविधान में ध्यान रखना डियर, संघ शब्द ये तो है ही नहीं, बिल्कुल भी संघ शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी जगह कौन सा शब्द काम में लिया गया है, यूनियन, यूनियन। ठीक है, और अमेरिका की मैं बात करूं तो वहां पर संघ शब्द के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया उनके संविधान में, फेडरल शब्द। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। भारत में संविधान में संघ नाम का कोई शब्द नहीं है, उसकी चर्चा जिक्र नहीं किया गया है। भारत में संघ शब्द की जगह यूनियन शब्द इसको इस्तेमाल किया गया है, और अमेरिका की बात करें डियर, वहां पर फेडरल, फेडरल का इस्तेमाल किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। अमेरिका में जितने भी राज्य मिलकर वो इकट्ठा हुए, उन्होंने एक मजबूत संघ का निर्माण किया और फिर कहलाया संयुक्त राज्य अमेरिका। वहां पर तो राज्य अलग भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में जो स्टेट्स हैं, जितने राज्य हैं, उनको अलग होने का अधिकार, राइट्स नहीं है, ये अंतर है। तो अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था उसकी बिल्कुल उल्टी है भारत की संघीय व्यवस्था। ध्यान रखें, भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये किसके करीब मानी जाती है, कनाडा की संघीय व्यवस्था के, कनाडा की संघीय व्यवस्था के करीब मानी जाती है भारत की संघीय व्यवस्था, लेकिन अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत मानी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो, अपना जो सवाल रहेगा डियर, ध्यान रखें आप, अपना जो सवाल रहेगा उसमें अपने को मेन कंटेंट वो लिखकर आना है कि संघीय शासन की विशेषताओं के बारे में लिखिए। ठीक है, संघीय शासन की विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब देखो, पहला पॉइंट इसमें समझ से चले जाते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। अपन क्या पढ़ रहे हैं, संघीय शासन की विशेषता, विशेषता ये लिख के आने हैं। मैंने टू द पॉइंट बताऊंगा, ना तो एक भी पॉइंट कम रहेगा ना एक पॉइंट कोई फालतू रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझते चले जाना। संविधान की सर्वोच्चता, पहली विशेषता है संघीय विशेषता की, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। अब देखो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे पॉइंट टू पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, मतलब सबसे ऊपर किसका स्थान होगा, जिन भी देशों में संघीय व्यवस्था होगी वहां पर सबसे ऊंचा स्थान होगा, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। फिर लिखेंगे दूसरे लाइन में आप, संविधान देश की सभी जितने भी प्रशासकीय संस्थाएं हैं जिनका जिक्र भारत के संविधान में किया गया, और जितने अधिकारी यहाँ पे काम करते हैं, जितने अधिकारी जैसे भारत का निर्वाचन अधिकारी, जो और देखें आप कि जो भारत का महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है, उसको सभी अधिकार कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, तो आप कह सकते हो संविधान देश की सभी, संविधान सबकी, संविधान देश की सभी प्रशासकीय संस्थाओं एवं जो अधिकारी रहते हैं उनकी शक्ति का स्रोत है संविधान। संविधान ही बताता है कि आपके क्या कार्य हैं और आपके पास में क्या पावर्स हैं।
केंद्र व राज्य का कोई भी अधिकारी संविधान के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकता है। ये जो अधिकारी रहते हैं ना, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो संविधान के विपरीत है। ठीक है, अगर करेंगे तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। और क्या पॉइंट्स लिखेंगे इसमें? राष्ट्रपति कोमा राज्यपाल, राष्ट्रपति कोमा राज्यपाल और न्यायाधीश आदि अपना पद जब ग्रहण करते हैं, ठीक है, जब अपना पद ग्रहण करते हैं उससे पहले संविधान की वो संविधान पर हाथ रखते हैं, ठीक है, और शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे जो कर्तव्य रहेंगे, मैं भारत के संविधान का आदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं और निष्ठापूर्वक अपने पद की, अपनी नौकरी की जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितने भी मेरे कर्तव्य रहेंगे, मैं उनको ईमानदारी से निभाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही समझते हैं। इस व्यवस्था में संविधान लिखित व कठोर होता है। जिन भी देशों में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम होता है, वहां का जो संविधान रहता है ये लिखित होता है। जैसे भारत का जो संविधान है लिखित है, इसमें काफी सारी अनुसूचियां हैं और इसको बनने में काफी सारा समय लगा था, लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के लगभग भारत का संविधान बना था। तो काफी विशाल संविधान है, काफी लंबा चौड़ा विस्तृत संविधान है भारत का। और इसमें संविधान में संशोधन कठोर तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की तरह फ्लेक्सिबल है कि कोई जब मन में आया तब भारत के संविधान में संशोधन हो गया, ऐसी बात नहीं है। और क्या पॉइंट लिखेंगे संविधान की सर्वोच्चता में? इसमें संविधान में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शक्तियों का और कार्यों का विभाजन होता है कि मतलब राज्य के क्या काम रहेंगे, राज्य के पास में किस प्रकार की शक्तियां रहेंगी, उनका कैटेगराइजेशन स्पष्ट रूप से होता है। ठीक है, यह आप लिखेंगे संविधान की सर्वोच्चता में। अगर याद हो तो शक्तियां किस तरह से बांटी गई है भारतीय संविधान के द्वारा, आपने पढ़ा होगा पिछले साल। केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों में, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में अपन पढ़ते हैं कि एक तो होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची और एक होता है राज्य सूची। तो संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र की सरकार, सेंटर की गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट रहेंगे। और समवर्ती सूची में कौन कानून बनाएगा? राज्य और केंद्र मिलकर समवर्ती सूची के विषय बनाएंगे। और जो लास्ट सूची है या फिर लास्ट लिस्ट है उसका नाम है राज्य सूची। इसमें जितने भी विषय रहेंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य के पास रहेगा। काफी सारे सब्जेक्ट है, आप गूगल करके उन सब्जेक्ट को देख सकते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट, ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट देख सकते हैं, स्टेट लिस्ट, उनके सब्जेक्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियां हैं और जो कार्य है उनका विभाजन किया गया है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे कठोर संविधान। कठोर संविधान। अब देखो, इसको समझाने से पहले आप ये समझो कि संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। संशोधन, अमेंडमेंट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा टाइप है, ध्यान रखो। देखो, एक और पढ़ने का एक और फायदा है, आपको फर्स्ट ईयर का भी रिवीजन हो जाता है। साथ साथ में फर्स्ट ईयर की जो पोल साइंस थी उसके काफी सारे चीजें यहां पर मैं बताऊंगा। जैसे पहला जो संशोधन है वो सामान्य बहुमत, सामान्य सिंपल मेजोरिटी। सामान्य बहुमत क्या होता है? सामान्य बहुमत 50% प्लस 1, अगर इतने वोट पड़ जाते हैं तो वह कानून, वह अधिनियम पारित हो जाता है और कानून का रूप ले लेता है। 50% प्लस 1 मतलब मत देने वाले और उपस्थित सदस्य है, जितना भी मतदान होता है, अगर 50% प्लस 1 वोट मिलता है, इसको कहते हैं अपन सिंपल मेजोरिटी। और दूसरा संशोधन होता है संसद के विशेष बहुमत से।
स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मत देने वाले व उपस्थित, वहां पर उपस्थित व मत देने वाले जो सदस्य हैं, जब वोटिंग करते हैं तब 2/3 उनको वोट मिलने होते हैं, तब जाकर कोई अधिनियम, कानून का निर्माण लगता है। ठीक है, और ध्यान रहे ये 2/3 जो भी इनको वोटिंग मिल रही है, जो भी वोटिंग मिल रही है, ये संसद के जितने सदस्य रहेंगे उनके आधे से अधिक। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी तो यही समझो आप कि विशेष बहुमत में क्या होता है, मत देने वाले व उपस्थित, उपस्थित वहां पर जितने भी लोग रहते हैं, अगर उनका 2/3 वोटिंग हो जाता है तो वह अधिनियम पारित हो जाता है, इसको कहते हैं विशेष बहुमत। और संशोधन एक प्रकार से और किया जा सकता है, संसद के विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, और इसमें राज्यों की सहमति, राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के संशोधन अमेंडमेंट्स हैं संविधान में। तो अपन कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है ना, उसमें अगर संशोधन करना है तो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में नहीं होगा, कठोर तरीके से होगा। देखो ये तो कितना ज्यादा कठोर है कि विशेष बहुमत भी चाहिए। तीसरा टाइप, तीसरा टाइप देखो आप कि इसमें तो विशेष बहुमत भी चाहिए और राज्यों की सहमति भी चाहिए। ठीक है, राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो हम कह सकते हैं भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन, संशोधन कठोर तरीके से होता है। तो संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन करना कठिन होता है, ताकि न तो केंद्र और न ही राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार तथा अपनी मर्जी के संघीय ढांचे के साथ में खिलवाड़ कर सके। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है जो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ चला जाए। तो इसलिए भारत के संविधान को, भारत के संविधान को संशोधन करने के लिए कुछ कठिन प्रक्रियाएं संविधान में दे रखी हैं। ठीक है, तो 2 आपकी विशेषताएं हो चुकी है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट विशेषता, दोहरे शासन की प्रणाली। तीसरी विशेषता है डियर, दोहरे शासन की प्रणाली। दोहरे शासन की प्रणाली, इसमें क्या पॉइंट्स लिखेंगे? देखो, जिन भी देशों में संघीय व्यवस्था पाई जाती है वहां पर 2 लेवल पर शासन चलता है। उस देश में 2 स्तर पर शासन चलता है, एक तो केंद्र के स्तर पर, एक तो केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर, राज्य के स्तर पर। ठीक है, तो राज्यों की सरकारों को कहीं ना कहीं पर प्रांतीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ये जो राज्य सरकार है इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रांतीय सरकार। ओके, तो केंद्र व राज्यों को अलग अलग अस्तित्व होता है। इस पॉइंट में क्या लिखेंगे? केंद्र और राज्य का अस्तित्व अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्र राज्य के अधीन आता हो या फिर राज्य के अधीन केंद्र आता हो। ये इनका जो एग्जिस्टेंस है, इनका जो अस्तित्व है, अलग अलग होता है। अस्तित्व अलग अलग होता है। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दोस्त, ये अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कानून बना सकती हैं। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में कानून बना सकती हैं अपने हिसाब से। तो केंद्र व राज्य को अलग अलग कर लगाने का भी अधिकार प्राप्त होता है जिन भी देशों में फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था पाई जाती है। और क्या पॉइंट लिखेंगे इसमें दोहरे शासन की प्रणाली में? इसमें लिखेंगे केंद्र व राज्य दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से। और अपने अपने क्षेत्रों में ये सारी शक्तियां ये इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट लिखकर आ जाना तीसरे विशेषता में। अब समझते हैं चौथी विशेषता,
शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। इस पॉइंट में क्या क्या पॉइंट लिखोगे आप? इसमें लिखोगे, शुरुआत इसकी ऐसे करनी है कॉपी में, संघात्मक सरकार के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियां बांटी जाती हैं आपस में, केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखना, केंद्र व राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में विधि निर्माण, विधि का मतलब होता है कानून, अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने का और स्वतंत्र रूप से शासन को संचालित करने का अधिकार होता है, शासन को संचालित करने का अधिकार होता है। शक्तियों का विभाजन कहां से प्राप्त करते हैं? केंद्र और राज्य, ये संविधान से प्राप्त करते हैं। तो काफी सिंपल ये अपना सवाल है। अंतिम पॉइंट समझते हैं। स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, देखो आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं पेपर में, पेपर में सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं, तुरंत क्लिक होने चाहिए। अब जब पॉइंट याद रहेंगे आपको, हेडलाइन अगर याद रहेगी, तब उसमें आप अपने हिसाब से लिख के आ सकते हैं। अब आपको पता चल गई है बहुत सारी चीजें। और क्या लिख सकते हैं पांचवें पॉइंट में? पांचवा जो पॉइंट है वो रहेगा स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, ये संघीय व्यवस्था की पांचवी विशेषता है। इसमें क्या लिखोगे डियर? समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, संविधान में क्या लिखा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब बिना किसी भेदभाव के जो अपनी न्यायपालिका होती है वो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। वापस से सुनो, समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने हेतु स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, जो केंद्रीय तथा प्रांतीय शासनों के बीच में संवैधानिक विवादों, अब देखो आपने सुना होगा कई बार केंद्र और राज्य के बीच में झगड़े चलते रहते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में क्या चलते हैं? झगड़े, डिस्प्यूट्स। जैसे कि कोई भी राज्य बोल देता कि आपने हमें बजट में कम पैसे दिए हैं, या फिर आप हमारी पावर्स, आप हमारी शक्तियां इनको कंट्रोल कर रहे हो, आप हमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देते हैं, हमारे डेली के काम पर आप इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, कई बार झगड़ा हो जाता है बहुत सारे मुद्दों को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इन झगड़ों का समाधान कौन करता है? वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखेंगे, प्रांतीय शासन और केंद्रीय शासन के बीच में संवैधानिक विवादों, किस प्रकार के विवाद? संवैधानिक विवादों, संवैधानिक विवादों को हल करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है किसकी भूमिका निभाता है? अंतिम, अंतिम निर्णय की, मतलब जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा सबको मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो आप पर अवमानना का केस दाखिल कर सकता है। ठीक है, ये है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय में आपको ये सारे पॉइंट लिख के आने हैं। और भी अगर लिखना चाहो तो और भी आप इस पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, पांचवें पॉइंट में। इस व्यवस्था में जो न्यायपालिका है, जिसको आप जुडिशियरी भी कहते हो, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम संविधान की रक्षा करना और संविधान में जितने भी बातें लिखी है उसकी व्याख्या करना। ठीक है, और विधायिका का काम कानून को बनाना। तो किसी भी देश में अगर संघीय व्यवस्था है तो वहां पर न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल अलग होती है, स्वतंत्र होती है, अपने काम वो निष्पक्ष भाव से कर पाती है।
बिना किसी भेदभाव से। तभी देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जितने डिसीजन सुनाता है अपने देश में, आपने देखा होगा किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बोल रही है कि आप हमारा केस सुन लो, आप इस प्रकार के डिसीजन सुना दो, ऐसा नहीं होता भारत में। ठीक है, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी के साथ में भेदभाव के अपने डिसीजंस सुनाती है। तो न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका की वह कार्यवाही, अब देखो ये जो न्यायपालिका है ना, इसका स्थान बहुत बड़ा बताया गया है। ठीक है, बहुत बड़ा बताया गया है। कैसे? अगर सपोज करो कोई ऐसी कार्यवाही, सपोज करें कि कोई ऐसी कार्यवाही जो कार्यपालिका और विधायिका सपोज करें कार्यपालिका और विधायिका कोई ऐसे एक्शन लेती है या फिर कोई ऐसी कार्यवाही करती है, कार्यपालिका या फिर विधायिका, जो संविधान के क्या हो, खिलाफ हो या फिर संविधान के नियमों के विरुद्ध हो, तो इस कार्यवाही को अवैध ठहरा सकती है, इलीगल। ठीक है, इलीगल ठहरा सकती है न्यायपालिका। मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कानून विधायिका नहीं बना सकती है कि जो संविधान के नियमों के खिलाफ हो। जैसे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार छीने जा रहे हो जनता के, उसके फंडामेंटल राइट्स वो छीने जा रहे हो, तो कोई भी व्यक्ति पीआईएल दर्ज करके, जनहित याचिका दर्ज करके अपने जो मूलभूत अधिकार है उनकी रक्षा करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और उस प्रकार के कानून को, उस प्रकार के कानून को रद्द भी कर सकती है न्यायपालिका। ध्यान रखें, 2 पॉइंट हो गए आपके पास लिखने के लिए यहां पर एक्स्ट्रा। देखो किसी भी देश में अगर संघीय व्यवस्था पाई जाती है, ध्यान रखें वहां पर कार्यपालिका और विधायिका कोई ऐसी कार्यवाही करती है जो संविधान के नियमों के विरुद्ध जाती हो, उस कार्यवाही को अवैध ठहरा सकती है न्यायपालिका, उस देश की जुडिशरी। और दूसरा पॉइंट इसमें इसमें यह है कि विधायिका कल को कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध हो, संविधान के खिलाफ हो, जैसे कि मूलभूत अधिकारों में उल्लंघन, किसी व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई अगर कटौती की जा रही है, तो उस प्रकार के कानून को बर्खास्त कर सकती है या फिर रद्द कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, ये लिखना है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट किस किस को समझ में आया? रेज योर हैंड। देखो ये बात तो क्लियर हो चुकी है, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। ओके, लेकिन ध्यान रखें भारत में, भारत के संविधान में संघीय गुणों के साथ में, संघीय गुणों के साथ में एकात्मक गुण भी पाए जाते हैं। अभी यहां पर बातें समझने की कोशिश करना। देखो भारत में, वापस से क्या बोल रहा हूं, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, जहां पर सेंटर को भी ताकतें दी गई है और राज्य को भी ताकतें दी गई है। यहां तक क्लियर है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट ये भी बोल रहा हूं कि भारत में, भारत के संविधान में संघात्मक गुण भी पाए जाते हैं और एकात्मक गुण भी पाए जाते हैं। मतलब कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कभी कभार भारत में कि भारत की जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, काफी पावरफुल हो जाती है, राज्यों की शक्तियां काट दी जाती है, उनमें डिडक्शन कर दिया जाता है और एक मजबूत केंद्र हो जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मल दिनों में, सामान्य दिनों में भारत में किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाएगी? संघीय व्यवस्था। ठीक है, नॉर्मल दिनों में, नॉर्मल दिनों में। लेकिन ध्यान रखें अगर कोई आपातकाल लग जाता है, आपातकाल या तो युद्ध के आधार पर लग सकता है या भारत की जनता सशस्त्र विद्रोह कर ले कहीं पर। ठीक है, उस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 में क्या लिखा है? युद्ध के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह मतलब हथियार उठा लेना। और अगर भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यह भी तो एक प्रकार का आपातकाल है,
ये आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख है। और एक और है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देश में अगर पैसे खत्म हो जाए, वित्तीय आपातकाल, ये कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 360 में। ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, आप भी समझ सकते हैं कि बहुत रेयर केस में लगती हैं किसी भी देश में, ठीक है। अगर कोई देश हम पर हमला कर दे तब आर्टिकल 352 लागू हो जाएगा। और उस स्थिति में भारत की जो केंद्र सरकार है काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है, काफी मजबूत स्थिति में आ जाती है। मतलब राज्य में वो जो चाहेगी उस प्रकार का शासन चलवा सकती है, राज्यपाल को कहकर। राज्य के कर्मचारी, जैसे मध्य प्रदेश में जो भी राज्य के एम्प्लॉय हैं जो वहां पर सरकारी काम करते हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाह काटी जा सकती है। इस प्रकार के कुछ कदम उठाए जा सकते हैं कि उस देश में एक मजबूत संघ का निर्माण हो, केंद्र संघ में मजबूत स्थिति बनाए, ठीक है। सबसे पहले तो अगर केंद्र मजबूत होगा भारत में युद्ध की स्थिति में, तब जाकर हम अपने देश को भी बचा पाएंगे, ठीक है। और कोई भी राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं फैलेगा। इस प्रकार से अगर किसी देश में वित्तीय आपातकाल भी आती है तब वो भी एक सामान्य स्थिति नहीं आती है। गनीमत है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं आई है। हालांकि कोरोना में ऐसा लग रहा था बीच में कि भारत में वित्तीय आपातकाल आ सकती है, भारत के खजाने में पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि शुक्र है कि भारत में वित्तीय आपातकाल कोरोना के टाइम पर भी नहीं लगी। तो ध्यान में रखें, सामान्य परिस्थितियों में, नॉर्मल सिचुएशंस में भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है, संघात्मक गुण पाए जाते हैं भारत के संविधान में। लेकिन भारत का संविधान एक और व्यवस्था करता है कि भाई अगर आपातकाल ही अगर लग जाए तो एकात्मक व्यवस्था भी यहां पर लागू हो सकती है। जैसे युद्ध हो जाए, वित्तीय आपातकाल हो जाए, उस प्रकार की स्थिति में केंद्र सरकार एकात्मक हो जाएगी, मतलब किसी भी राज्य की बात मानी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई पूछे डियर आपसे भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान के, इससे पहले एक पॉइंट समझिए आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब ने क्या कहा है भारत के संविधान को लेकर? इन्होंने कहा है डियर, भारतीय संविधान समय और परिस्थिति, सिचुएशंस, परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है, एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। ये बात आप लिख के आएंगे तो वहां पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। परिचय में इस प्रकार के कथन, इस प्रकार के स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक मतलब केंद्र सरकार मजबूत हो जाती है, राज्य को कहने नहीं माने जाते हैं, केंद्र सरकार अपना मनमर्जी वाला शासन चलाती है ताकि देश की रक्षा हो सके। एकात्मक शासन और संघात्मक शासन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात रही यहां तक। अब कोई पूछे डियर आपसे कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, कि ऐसी परिस्थितियां जहां पर लगता है कि केंद्र सरकार मजबूत स्थिति में आ चुकी है। तो एकात्मक लक्षणों के बारे में अपन पढ़ते हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। सबसे पहले तो भारत में केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण, अगर केंद्र के पास में देखोगे तो थोड़ी सी ज्यादा इनको शक्ति दी गई है, ठीक है, जिससे लगता है कि भारत का संविधान का जो स्वरूप है वो एकात्मक ज्यादा है। दूसरी लक्षण रहेगा संघ एवं राज्य के लिए एक ही संविधान, संघ एवं राज्य के लिए एक ही संविधान है। जैसे अमेरिका में जितने भी राज्य है ना, उनके अलग अलग संविधान है। जैसे कैलिफोर्निया का अलग है, ठीक है, कैलिफोर्निया का अलग है, टेक्सास का अलग है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है क्या कि केरल का संविधान अलग है, मध्य प्रदेश का संविधान अलग है? ऐसा नहीं है। तो भारत में संघ एवं
राज्य का एक ही संविधान है। ये भारत की संविधान की एकात्मक लक्षण है। मैं कह रहा हूं ना कि समय और परिस्थिति के हिसाब से भारत का संविधान संघात्मक हो जाता है कभी और एकात्मक हो जाता है। तो संघात्मक में तो देखा अपन ने, सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों और कार्यों का वितरण रहेगा, जबकि एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं भाई? कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां थोड़ी सी, जिसको लगकर देखता है कि भाई केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। और दूसरे लक्षण है संघ एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। तीसरा कौन सा लक्षण है? तीसरा लक्षण एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, भारत में जितने 29 राज्य हैं सबके पास में एक ही नागरिकता है भारत की। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पर कैलिफोर्निया, टेक्सास और भी वाशिंगटन, अलग अलग लोग अलग अलग नागरिकता लिए घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, वहां पर राज्यों के अलग अलग राज्यों के लोगों के पास में अलग अलग सिटीजनशिप, अलग अलग नागरिकताएं होती हैं, लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और एकात्मक लक्षण में क्या समझ सकते हैं? आपातकालीन प्रावधान। जब इमरजेंसी लगती है भारत में, तब लगता है कि भाई सेंटर अब बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। आपातकाल प्रावधान भारत के संविधान में है। अभी तो बताए थे आर्टिकल 352, ध्यान रखना, युद्ध के आधार पर। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति का शासन। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार के प्रावधानों को देख के लगता है कि भारत का जो संविधान है वो एकात्मक स्वरूप में भी है। पांचवा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल, गवर्नर की अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्यों में। ठीक है, राज्यपाल एक एजेंट की तरह काम करता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक एजेंट की तरह काम करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल के पद की जो व्यवस्था है, इसको देखकर भी लगता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित या फिर अपना प्रभुत्व या फिर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है राज्यों पर। नेक्स्ट लक्षण पढ़ते हैं इसमें, संसद को राज्यों के पुनः गठन की शक्ति दी गई है। संसद को एक शक्ति दी गई है, राज्यों के पुनः गठन की शक्ति दी गई है। जैसे जब भारत आजाद हुआ था ना, तब भारत में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्यों में मांग उठी कि हमें तो अलग ही स्टेट दे दो आप। जैसे कि सबसे पहले ध्यान रखना, भारत में भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर कब बना था? 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था पहले। तो संसद के पास में शक्ति है कि किसी भी राज्य का निर्माण या किसी राज्य के पुनः गठन वो कर सकती है। अब 2014 में आपको याद ही है कि आंध्र प्रदेश से एक और राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना कब अलग हुआ आंध्र प्रदेश से? साल 2014 में। देखो, जो भाषा के आधार पर राज्य को बांटने की जो विवाद है, लोग रोड पे उतर आए, हर राज्य में लगभग डिमांड की जा रही थी। ध्यान रखना, इसके लिए धर आयोग बना था। धर आयोग बना था। उसने कहा था कि भाई लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बांटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो भारत में तो नाना प्रकार के, भारत में तो 100-150 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, वो एक अच्छी बात नहीं रहेगी। इसके बाद में एक फजल अली आयोग, आप ध्यान रखना, फजल अली आयोग। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर में ये सब चीजें ना तो लिखनी है, और सिर्फ आप याद रखेंगे तो आपका नॉलेज इन्हेंसमेंट होगा। ठीक है, फजल अली आयोग की अनुशंसा, उसने रिकमेंड किया था कि अब राज्यों को भाषा के आधार पर बांट देना चाहिए, ताकि जो भारत की एकता और अखंडता है, जो भारत की सोरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो बची रहे और भारत खुशहाल तरीके से, भारत अपनी विविधता को एंजॉय करे। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। ये अपना था संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम।